हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। देखिए, अगर कोई डाइपोल है, जैसे ये डाइपोल है, इस पर चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रखा हुआ है इस पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे ये फोर्स लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो इन दोनों फोर्स की वजह से एक तो टॉर्क जनरेट होने वाला है। दूसरी चीज़, जो इस पर फोर्स लगेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ F1 लगेगा तो यहाँ F2 लगेगा, तो ऑब्वियसली जो है ट्रांसलेटरी फोर्स जो है क्या होगा, वो भी चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, साथ ही साथ रोटेटरी मोशन भी करेगा, घूमेगा भी और उसके साथ साथ ये आगे भी बढ़ेगा। ये होता है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर यही वाला अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता ना, कोई डाइपोल है ये, ठीक है, और यही डाइपोल अगर मेरा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो फोर्स लगा था पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगा था और नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगा था। अब ये जो फोर्स होता इन दोनों चार्जेस पे, क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड पे हैं तो फोर्स भी इक्वल ही लगता, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं दोनों चार्जेस। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाता। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन तो करता नहीं, खाली और खाली क्या करता है, ये रोटेटरी मोशन करता है, ये घुमाता खाली किसी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये घूमेगा तो सही, साथ ही साथ घूमने के साथ साथ ये चलेगा भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क भी। बिल्कुल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है, साथ में टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर रहा है। भाई टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू आर। सही है, तो देखो इन फोर्स की अगर मैं कहूँ ये जो फोर्स लगे हुए हैं इन फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। अगर इसकी जो लेंथ है ये 2L है, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये कितनी होगी, 2L साइन थीटा नहीं होगी, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्या नाम दोगे, दोनों ही सही हैं और ये सही एक्सप्लेनेशन है एक। ठीक है, तो मतलब इसका ऑप्शन होगा पहला ए। क्या आएगा 21 में का ऑप्शन ए आएगा। चलो 22 देखते हैं। 22 में क्या कह रहा है, एक नेगेटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं तो तुम्हें पता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं नेगेटिव चार्ज को, तो इस पर तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज पे जो है वो नेगेटिव चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब मूव करेगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा, तभी तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, और जबकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो इस वजह से क्या है, ये नेगेटिव चार्ज जो रखा हुआ है ये तो अपोजिटली मूव करेगा। सही है नहीं, सही है। तो यहाँ कह रहा है कि अलोंग द डायरेक्शन मूव करेगा, तो पहला तो फॉल्स ही हो गया। दूसरा भी देखो, ऑन नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया ये भी गलत है। जाहिर सी बात है, जब फोर्स जिधर लगेगा उधर ही तो मूव करेगा, तो किसी भी नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो ये जो है फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये कह रहा है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लोग लगेगा, ये भी गलत है। तो इसका आंसर तो भैया डी होने वाला है, क्योंकि दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। जब व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज देयर इज नो चार्ज इज लॉस्ट बट सम एनर्जी लॉसेस। बिल्कुल सही है। देखो हमेशा याद रखो, जब चार्जिंग की शेयरिंग होगी तो कोई भी चार्ज का लॉस तो नहीं होता, केवल और केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाता है, कंजर्व रहता है चार्ज, है ना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बट एनर्जी रेडिएट होती है, हाँ एनर्जी लॉस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एनर्जी डिसअपेयर हो जाएगी, एनर्जी लॉस होगी तो एनर्जी डिसअपेयर भी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन ये वाला इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं आता। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ AIE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि जो कोलम्बियन फोर्स है वो डोमिनेटिंग फोर्स है क्या।
देखो भैया, जो है कूलम फोर्स एक वीकर है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहली बात तो याद रखो, ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कूलम फोर्स एक डोमिनेटिंग फोर्स है यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में जो फोर्स लाई करता है ना, वो लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम्हें बताया कि कोई सन है, सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये, अगर ये अर्थ है हमारे पास जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो सन क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर खींचेगा। जो फोर्स लगाएगा तो अर्थ भी सन को उतनी ही फोर्स से खींचेगी। तो ये फोर्स जो लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। या दो बॉडी है जिसका मास एक m1 है और एक का मास m2 है, तो दो डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए, उनके बीच में भी लगने वाला फोर्स कैसा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये यूनिवर्स में लाई करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोलम्बियन फोर्स जो होता है वो दो चार्जेस के भी, उसमें यूनिवर्स में कोई लाई नहीं करता। दूसरा चीज़, कोलम्बियन फोर्स वीकर होता है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स से? देखो, कूलम फोर्स जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो दो मासेस के बीच में लगता है। और हमेशा याद रखना कि जो कूलम फोर्स होता है, जो कूलम फोर्स होता है, कूलम फोर्स, आप इसकी वैल्यू भी निकाली होगी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, वो हमेशा बहुत बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो तुम जानते ही हो ना, कोई जो है दो बॉडी के बीच में लग रहा है। मान लो अगर तुम्हारे पास दो पेन रखे हुए हैं तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो बहुत वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर मान लो दो चार्जेस हो, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में लगेगा कौन सा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये बॉडी इधर भागेगी और ये बॉडी इधर भागेगी। बताओ, लगेगी नहीं भागेगी? नहीं भागेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या होता है, वो बॉडी दूर भागती है एक दूसरे के रिपल्शन की वजह से, ठीक है ठीक है। तो ये फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। पर इसमें तो कह रहा है कूलम फोर्स एक वीक है, नहीं, कूलम फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो 24 का आंसर कितना होगा? डी होगा, ठीक है। उसके बाद 25 में आ जाओ। एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो है जीरो होंगे। देखो भाई, जाहिर सी बात है, तुम्हारे को ये पता होगा कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है और उससे आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की ओर। और अगर आपको पता है कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव है और इससे आर दूरी पर अगर एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, ये तो पता ही होगा। तो कह रहा है कि क्या एट सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल हैं और अपोजिट चार्जेस के सेंटर पे, ये बताओ, एक चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट कह रहा है और इसका सेंटर ले लो यहाँ पे, तो बताओ मुझे सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? तो देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बाहर की ओर। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसी की ओर होगा। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दोनों की वजह से, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से बाहर की ओर है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? उसी की ओर है, तो ये ई बी हो गया। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब कह रहा है एट सेंटर लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होगा। देखते हैं। देखिए, अगर दो सिमिलर चार्जेस रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे? दो सिमिलर चार्जेस रहेंगे अगर, और हम अगर सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग पे बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। तो दोनों की वजह से, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, अगर इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है और इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर होगा। अब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट नेचर्स में हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। कैसे हैं? दूसरे के अपोजिट हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो यहाँ पे कह रहा है नॉट जीरो है, तो ये भी गलत है। तो 25 में का आंसर क्या होगा? डी होगा बेटा, सही है। उसके बाद 26 में देख लो। 26 में क्या कह रहा है कि अगर डाइपोल को इंक्लोज किया जाए बाई सरफेस, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद जीरो? और देखो, जाहिर सी बात है, अगर हम डाइपोल है, देखो ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। अगर हम बात करें डाइपोल की, डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। और इस डाइपोल को किससे इंक्लोज किया? गॉसियन सरफेस से। देखो बेटा, गॉसियन सरफेस अगर हम बनाएं, ये मान लो ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ये, सही है। तो वहाँ कह रहा है क्या फ्लक्स जीरो होगा? देखो भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है
क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, क्यू माइनस क्यू कितना हुआ, जीरो, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ, जीरो हुआ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है बिल्कुल जीरो होगा क्या, बिल्कुल होगा जीरो। और ये कह रहा है द चार्ज इंक्लूड बाई द सरफेस इज आल्सो जीरो। तो ये बताओ नेट चार्ज कितना है इस पर, यहाँ पर नेट चार्ज की अगर हम बात करें, इस पर जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज कितना होगा बेटा, बताओ। नेट चार्ज होगा तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना हो जाएगा फाइनली, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो जो चार्ज इंक्लूड होगा बाई द सरफेस के द्वारा इज आल्सो जीरो होगा। कितना होगा, इज आल्सो जीरो होगा। क्लियर है। तो नेट चार्ज क्या आना है, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 26 में का आंसर है, बिल्कुल नेट चार्ज जीरो होगा तभी तो, जिसकी गॉस लॉ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जीरो हुआ है। तो इसमें जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। तो 26 को हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक जो बात हुई है वो हुई है 26 के क्वेश्चन तक की। किसकी हुई, 26 क्वेश्चन की बात हुई है। 21 से लेके 26 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में 27 से लेके ऑनवर्ड्स। ठीक है, सारे एक साथ कर लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।